जी कौन सा पेज का है? क्या करना है इस पेज का? क्वेश्चन दुआ लिमिटेड। हाँ जी, सवाल भी बड़ा अच्छा है। दुआ लिमिटेड जी वही सर, इसी तरह ही होता है सर। हमारा हर मई और हमारा हर नवंबर इसी तरह ही हो रहा है। जब बड़े होंगे थोड़े से तो फिर शायद हर अगस्त और हर जनवरी, हर जुलाई के एंड में आता है शायद। जुलाई के एंड फाइनल की बात कर, फाइनल का रिजल्ट जुलाई के एंड में और जनवरी के एंड में शायद आता है। 117 सर। जी इकट्ठे हो गए सर सारे? जी रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिए, बस सीरियस हो जाइएगा, फुल कंसंट्रेट, एक अच्छा सा सवाल कर ले ताकि इसी हैप्पी नोट पे वापस आ सकें। पढ़े जी, रिक्वायरमेंट ए का मीनिंग पता? जी मिस्टर यूसुफ, कल आप कह रहे थे रिक्वायरमेंट नहीं समझ आ रही, पढ़ के बताएं रिक्वायरमेंट ए समझ आ गई? हाँ जी मिस्टर यूसुफ आप ही हैं, और कौन? अगर और भी कोई है तो उससे भी पूछ सकता हूँ, पहले आप बताओ। नहीं अब समझ आ गई ना? इसमें कौन सी दो चीजें हैं बनानी? टैक्स इकट्ठा करना है, टैक्स एक्सपेंस इकट्ठा करना है, और एक रिकंसिलिएशन बनानी है। और रिक्वायरमेंट बी, रिक्वायरमेंट बी शायद ए में ही होता है, जब डेफर टैक्स की वर्किंग करनी है तो वहीं उसमें भी आता है। ठीक है, अब करंट टैक्स जहन में रख के बिस्मिल्लाह पढ़ें फर्स्ट लाइन से। दुआ लिमिटेड, फुल कंसंट्रेशन बारह चाहिए। Doha Limited is in the process of finalizing its financial statements for the year ended 31st December 2019. The following information has been gathered for preparing the disclosures relating to the taxation. Accounting loss आ गया, क्या करेंगे इसका? हाँ जी, नेगेटिव फिगर आ गई, करंट टैक्स की वर्किंग में नेगेटिव फिगर आ गई, हो चुकी है सर सारी बातें। 140 million accounting loss before tax. It includes, नीचे वाले दो पॉइंट्स इसमें शामिल है। An amount of rupees 2 million recovered from a customer whose debt had been written off in 2018. As per tax laws, receivable written-offs are allowed as deduction. थोड़ा सा आपको पीआरसी में अपने बैड डेट्स के नॉलेज को जरा रिवाइज करना पड़ना है, लेकिन पीआरसी में भी जाने की जरूरत नहीं है, बातें आगे जाके भी हो चुकी हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है। ये पहला सेंटेंस पढ़ें और बताएं कोई अकाउंटिंग एंट्री हुई है? ये है क्या? क्या होने के बाद क्या हुआ है? हाँ जी, रिटर्न ऑफ के बाद रिकवरी हुई है। तो सबसे पहले तो इसके साथ ब्रैकेट में लिखें बैड डेट्स रिकवर्ड है। ये बैड डेट्स हुए हैं या रिकवर हो गए? किस साल राइट ऑफ हुए थे और किस साल रिकवर हुए? बैड डेट्स रिकवर्ड, राइट ऑफ के बाद अगर बैड डेट्स रिकवर हो तो क्या एंट्री होती है? कैश डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट। अगर किसी ने किसी और तरीके से पढ़ा होगा तो बता दीजिएगा, लेकिन ये ना कहिएगा हमने पढ़ा ही नहीं हुआ। कैश क्रेडिट, एनी कंफ्यूजन? ये किस साल एंट्री हुई है? 19 मई। क्या ये हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड है? क्या ये हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड है? कैसे इंक्लूड होगा, किसी को पता है? इससे हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए होंगे या कम हो गए होंगे? नहीं, या अदर इनकम बढ़ी होगी या एक्सपेंसेस में से कम होगा। इन अदर वर्ड्स प्रॉफिट बढ़ा होगा, या क्या कम होगी या क्या बढ़ के, या एक्सपेंसेस कम हो के या अदर इनकम बढ़ के। अगर अदर इनकम में लिखना ठीक है, शायद अलाउड है, ऐसे ही सर।
अब पढ़े जरा आगे ब्रैकेट आगे, सॉरी टैक्स लॉ में क्या लिखा है? क्या ये बात वैसे आपको पता है कि जो रिसीवेबल राइट ऑफ होते हैं वो टैक्स में डिडक्शन के तौर पे अलाउ होते हैं? ये क्या मतलब है रिसीवेबल रिटर्न ऑफ? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, रिसीवेबल डेटर रिटर्न ऑफ। डेटर्स राइट ऑफ फॉर टैक्स वाले एज अ डिडक्शन मींस एक्सपेंस अलाउ कर देते हैं। किस साल अलाउ किया होगा? 19 में। राइट ऑफ कब हुआ था? 18 में। अब सवाल सिर्फ एक है कि क्या अगर राइट ऑफ के बाद पैसे आ गए हैं तो टैक्स वाले इन पैसों पे टैक्स लेंगे? 18 में क्या हो चुका है? राइट ऑफ हो चुका है, अलाउ हो चुका है। 18 में हो चुका है, क्या हो चुका है? राइट ऑफ हो चुका है और टैक्स वाले डिडक्शन अलाउ कर चुके हैं। अब 19 में क्या हुआ है? रिकवरी हुई है, हमने तो इसे प्रॉफिट में ले लिया है। क्या टैक्स वाले भी इस पे टैक्स लेंगे? टैक्स पड़ा हुआ है आपने, कुछ ना कुछ देन में आना चाहिए। टैक्स में भी बेटा रिकवरी पे टैक्स देते हैं। वो दो उसने उन्होंने क्या अपने रूल बनाए हुए, उन्होंने रूल बनाए हुए, उन्होंने अपने रूल बनाए हुए। और वैसे भी लॉजिकली जरा सोचें, टैक्स वाले बन के आप सोचो ना जरा, अगर आपने डिडक्शन अलाउ कर दी हो और बाद में पैसे आ जाए तो अब इतने मासूम भी नहीं है कि आप कहते रहने दें। तो बैड डेट्स रिकवर हो रहे हैं, तो बैड डेट्स रिकवर्ड ब्रैकेट में लिखें, कहीं कहीं नोट कर दो। बैड डेट्स रिकवर्ड आर टैक्सेबल। बैड डेट्स रिकवर्ड आर टैक्सेबल क्या मतलब? वो क्या तो अलाउ कर देते हैं, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, वो क्या तो अलाउ कर देते हैं, रिटर्न ऑफ अलाउ करते हैं, लेकिन अगर राइट ऑफ के बाद पैसे आ जाए तो फिर वो भी टैक्स लेते हैं, फिर वो उस इनकम पे टैक्स लेते हैं। तो बैड डेट्स रिकवर्ड आर टैक्सेबल। बात अगर किसी को टैक्स का नहीं तो मैं ये बता रहा हूँ, बाकी अगर कुछ सोचेंगे तो शायद थोड़ा सा जहन में आ जाए। बारह लेकिन मैं भूल गया होगा तो इसलिए नोट कर लीजिएगा। ये सारी बात मैंने इस वक्त आपके सामने एक एंट्री लिखी और ब्रैकेट लिखी, ये 19 के एंगल से बातें कर रहा हूँ या 18 के एंगल से? लेकिन डेफिनेटली 18 लिंक्ड है 19 से, लेकिन राइट ऑफ हुआ था 18 में, जो टैक्स वालों ने डिडक्शन अलाउ कर दिया हुआ। अब 19 में पैसे रिकवर हुए हैं जो हमारी भी अल्टीमेटली प्रॉफिट की फिगर को अफेक्ट करेगा और टैक्स वाले भी उसे इनकम बनाएंगे। अब इस सारी बहस के बाद, इस सारी बहस के बाद आप ये बताएं, आप इस 2 मिलियन का करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करें? नहीं, उन्होंने रहने दें, उन्होंने नहीं किया होगा, हमने कुछ किया होगा। वो क्या चाहते हैं? क्या ये अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम निकल आया सर? इसका हम कुछ नहीं करें। 140 ढूंढे अब, क्या इस 140 में 2 आ रहा होगा? और क्या टैक्स के मुताबिक भी आना चाहिए? हमारी भी इनकम है, टैक्स वाले भी इनकम बनाएंगे, तो हम कुछ भी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सेम ट्रीटमेंट हो गया, इस रिकवरी का सेम ट्रीटमेंट हो। दोबारा पढ़ लें, कंसंट्रेट कर लें, दोबारा इंशाल्लाह वर्किंग भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो। अच्छा, ऊपर प्रॉफिट तो है नहीं, वो तो लॉस है। लॉस इससे कम हो गया हो और वो कम ही रहना चाहिए टैक्स में। ऐसे इनकम लॉस को क्या करेगी? कम कर देगी ना। तो सिर्फ बाकी चेंजेस नहीं करनी है, सिर्फ ऊपर 140 को ब्रैकेट लगा देंगे, बाकी वही होना है जो हमें पता है। तो क्या होना है जी? ऐड होना, लेस होना? कुछ भी क्यों नहीं होना मिस्टर यूसुफ? क्लियर होगा जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर? जी नेक्स्ट पढ़ें जी, दूसरा सेंटेंस। डिविडेंड ऑफ 16 मिलियन एंड अगेंस्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन अ यूके बेस्ड कंपनी। ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होती है ना? शेयर इन्वेस्टमेंट लिखा था, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट। 16 मिलियन
कहां से कमाया है? यूके बेस्ड कंपनी से 16 मिलियन डिविडेंड कमाया है। क्या ये हमारे प्रॉफिट में शामिल है? कहां लिखा है ऊपर? कहां लिखा है? कहां लिखा है ऊपर? वो तो ऊपर .1 के साथ लिखा हुआ है। इट इंक्लूड्स में क्या क्या है? 2 भी है और 16 भी है। तो क्या हमने इनकम बनाया हुआ? गलत बनाया है। इनकम है, डिविडेंड इनकम है, अर्न हुई है। आगे वो कहता है एज पर टैक्स लॉस दिस डिविडेंड इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम पाकिस्तान। क्यों? as 20% tax was paid in UK. Is it an exempt income? और जाना था यार, 20% टैक्स दिया नहीं है। क्या ये एग्जम्प्ट इनकम है? पाकिस्तान में एग्जम्प्ट है, यूके में एग्जम्प्ट नहीं है। इसका क्या करेंगे? नई चीजें मैं बताऊंगा, आगे चलो वही करेंगे जो करना चाहिए। एग्जम्प्ट पाकिस्तानी टैक्स नहीं देना। कहां दे दिया? नंबर 2, मूवमेंट ऑफ ओन्ड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट for 2019 is as follows. अकाउंटिंग WDV का मतलब कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की इंफॉर्मेशन आ रही है, ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए, एडिशंस में भी डिफरेंस है। इंपेयरमेंट के आगे टैक्स में डैश के पे स्टार ढूंढने लगे। पेज नंबर 65 ढूंढने लगा। इंपेयरमेंट का टैक्स में कोई कॉन्सेप्ट है? ढूंढे 65 पेज, बात होगी भी। रिवैल्यूएशन एंड इंपेयरमेंट नीचे 12, 13, 14, 65 है या 64 है? पेज नंबर 64 है, 65 भी है नीचे। 12, 13 नंबर 14, 13, 14 नहीं, रिवैल्यूएशन वाले भी हैं। रिवैल्यूएशन इंपेयरमेंट सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। डेफिनेटली सरप्लस ट्रांसफर होना, लॉस आना सरप्लस का, वो कोई बहस नहीं। तो इंपेयरमेंट भी सिर्फ अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, टैक्स में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आ जाओ वापस, उसने बहरहाल बताया भी हुआ, नीचे स्टार भी लगा। इंपेयरमेंट इज नॉट अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस। डेप्रिसिएशन सेम ही है। अकाउंटिंग की कौन सी और टैक्स की कौन सी है? डिस्पोजल के सामने क्या लिखा हुआ है? कैरिंग अमाउंट या सेल प्रोसीड्स? अभी आज ही बात हुई है, कंसंट्रेट करें। ये कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस है। डिस्पोजल की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस है, इसमें तो फर्क है। डेप्रिसिएशन, हमारी डेप्रिसिएशन और है, उनकी और है। देन क्लोजिंग बैलेंस है। देन इसी टेबल के नीचे एक स्टार के बाद एक सेंटेंस और है, डिफरेंस ऑफ 20 इन एडिशंस ढूंढे। एडिशंस ढूंढे। 460 कहाँ है, 480 कहाँ है? अकाउंटिंग में 460 है, टैक्स में 480 है। उसकी वजह बता रहा है, डिफरेंस ऑफ 20 इन एडिशन रिप्रेजेंट्स फॉरेन एक्सचेंज लॉस। IAS 21 जरा देर में लाना थोड़ा। ऑन एक्विजिशन व्हिच वाज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट एज पर टैक्स लॉज। ये 20 क्या है और टैक्स वालों ने क्या किया है? फॉरेन एक्सचेंज लॉस है, टैक्स वालों ने इसे कैपिटलाइज कर लिया है। आपने कभी वर्ड सुना है फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस? तो लॉस कैपिटलाइज होता है और गेन एसेट की कॉस्ट में से लेस हो जाता है, और नहीं समझ नहीं होता। और लॉस वो टैक्स वालों ने किया ना, IAS 21 ही यार। फॉरेन एक्सचेंज लॉस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में, एक्सपेंसेस में। और गेन कहाँ जाता है? अदर इनकम में। तो व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी कैपिटलाइजेशन एट ऑल एट ऑल एट ऑल। टैक्स वालों ने क्या किया है? लगता है कहीं पाकिस्तान से बाहर से ही एसेट खरीदा है और पेमेंट करते हुए कोई एक्सचेंज लॉस हो गया है, टैक्स वालों ने कैपिटलाइज कर लिया है। हमने क्या किया होगा? हमने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया होगा। हमारी एडिशन 460 है, उन्होंने एडिशन 480 कैसे बना ली है? हमने क्या किया है? एक्सपेंस आउट। उन्होंने क्या किया है? कैपिटलाइज किया है। हम क्या करेंगे अभी सोचते हैं, आगे चलो। नहीं है, चलो ठीक। नंबर 3, एज पर टैक्स लॉस
रिसर्च एक्सपेंस फॉर द ईयर इज अलाउएबल इन नेक्स्ट ईयर। ये क्या मतलब? एक्सपेंस फॉर द ईयर इज अलाउएबल इन द नेक्स्ट ईयर। रिसर्च एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 25 million एंड 2018 64 million। रिसर्च एक्सपेंस 18 का कितना है? टैक्स वाले किस साल अलाउ करेंगे? 19 में। कौन सा वाला? 25 हमारा किस साल का है? ये कब अलाउ होगा? परमानेंट डिफरेंस है तो टेम्परेरी, है तो टेम्परेरी। करंट टैक्स में क्या करेंगे 2019 में? हमने किसे एक्सपेंस बनाया होगा? 25। टैक्स वाले किसे बनाना चाहते हैं? क्या करके क्या करेंगे? ये टफ नहीं है वैसे। जिस साल का खर्चा है टैक्स वाले उससे अगले साल में उसे अलाउ करते हैं। दोबारा भी सोचते हैं। पॉइंट नंबर 4 में रेंट एक्सपेंस इज allowed for tax purposes on payment basis. Rent prepaid as at 31st December 2019 amounting to rupees 6 and 1। खुद से पढ़े ये बात, अभी क्वेश्चन नंबर 10 में भी हुई थी। लेजर अगर कोई बनाना बना ले, मुझे अपने बताना है क्या करें, कर ले जो करना पड़े। 2019 बहस में हमारे तो सिंपल है। व्हाट इज वन? जी साहब बताएंगे कितने से क्या करेंगे? एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस नहीं, ऐड लेस करेंगे, ऐड लेस। प्रीपेड का ब्रॉड डाउन क्या है? 1 कैरी डाउन 6 डिफरेंस क्या करेंगे? पेमेंट है। क्या ऐड करके क्या लेस करेंगे? 0 एक्सपेंस ऐड करके 5 पेमेंट लेस करेंगे जी। नहीं 18 तो करना ही नहीं है सर 18 में वर्किंग ही नहीं करती सर। तो हाल पड़े ना यार, रिक्वायरमेंट पड़े। 19 रिक्वायर्ड है। नहीं क्लोजिंग है। नहीं सॉरी, आप कुछ और कह रहे हैं शायद। क्या कहना चाह रहे हैं? कहने दे भाई को, क्या कह रहे हैं? तो ओपनिंग ही हुआ ना 19 का। करंट टैक्स की वर्किंग सिर्फ इसी साल की रिक्वायर्ड है यार। अगर 18 की रिक्वायर्ड होती तो 18 में भी 1 लेस करते। नहीं कोई मसला नहीं। ये भाई से एक चेयर का गैप रखना है, भाई ने तंग किया। नहीं सीरियस कहता नहीं, ये दो दिमाग इकट्ठे हुए हैं, डेबिट क्रेडिट नेट ऑफ हुआ। ये 1 जो है ये मेरे ख्याल 18 में लेस करते हैं। अगर 18 की वर्किंग करनी हो तो 1 18 में लेस करते हैं और 5 एड बैक कुछ भी ना करते यार। क्या हो गया? एड बैक की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। व्हाट इज ब्रॉड डाउन 1? क्या ये ब्रॉड डाउन लास्ट ईयर कैरी डाउन होगा? 1 लास्ट ईयर कैरी डाउन होगा। अब 18 में हमें नहीं पता कि 18 में फर्दर क्या है, तो अगर इसी को एज इट इज देखें तो ब्रॉड डाउन नहीं पता। 1 पे हुआ होगा, 1 पे हुआ पेमेंट है जी। नहीं लेकिन उसकी रिक्वायर्ड ही नहीं है। लेकिन अगर एज इट इज चला जाए तो मेरे ख्याल है 1 लेस होगा। देखें 18 में फिर 1 लेस होना चाहिए। 18 में 1 पेड है लेकिन हमारे एंगल से प्री पेड है, तो पेड 1 है। 1 एंड 5 मेरा ख्याल है रिस्पेक्टिवली लेस होना चाहिए। नहीं अब ओके है ये। ओके मींस कौन सा ओके? देखी जाएगी या हो गया? बस ठीक है सर, ये अच्छा डिसीजन है। और सर आ जाओ भाई, आ जा, उठा ले यार, अपने आप को उठा ले, आ जा। नहीं सही हो गया था यार, आ जा। नहीं वापसी का फैसला क्यों हुआ? ताकि अगला पॉइंट फिर गलत और फिर वापस ना करिए। बस ठीक है ठीक। पॉइंट 5 पढ़े जी खामोशी से। जी ऑनलाइन स्टूडेंट से करते हैं। क्या है जी ये 90? हाँ जी बिल्कुल सही वर्ड है। अनयूज टैक्स लॉसेज हैं किस दिन? 18 के एंड पे।
जब करंट टैक्स की वर्किंग कर रहे होंगे और टैक्सेबल प्रॉफिट अगर आ गया तो पहले 90 को वहां सोचेंगे, और अगर ये सारा सेट ऑफ ना हो सका तो जो अनयूज बच जाएगा उसमें फिर डेफर्ड टैक्स की वर्किंग दोबारा होगी। एक लेकिन सेंटेंस अंडरलाइन करें, इसके बाद जो लिखा हुआ अगेंस्ट विच से DL had always expected that it is probable that future taxable profits will be available. As it is सेंटेंस की ट्रांसलेशन करें। देखिए असल में ये लॉसेस जो हैं ये कब तक सेट ऑफ हो सकते हैं। तो अगर आपको ये एक्सपेक्टेड हो कि अगले 6 सालों में प्रॉफिट्स होने ही नहीं, तो फिर ये लॉस सेट ऑफ होगा ही नहीं और इस लॉस का फायदा होगा ही नहीं, तो फिर इन दैट केस फिर एसेट नहीं बनना चाहिए। मीन्स से अगर यही सिर्फ एक वर्ड ऐड हो जाए ना, इट इज नॉट प्रोबेबल, तो जरा नॉट के साथ पढ़ के देखें फिर क्या मतलब हो जाएगा इसका। तो फिर इन दैट केस आप डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बनाएंगे लॉसेस पे। क्यों? एसेट बनाने का मकसद क्या है, मतलब क्या है? फ्यूचर में टैक्स सेविंग हो जाएगी, लेकिन अगर अगले 6 सालों में एक्सपेक्टेड ही नहीं है प्रॉफिट्स होंगे, लॉसेस ही एक्सपेक्टेड है, तो फिर इसका मतलब ये लॉस लैप्स हो जाएगा और देयरफॉर फिर इस पे अगेंस्ट कोई टैक्स सेविंग नहीं होगी। लेकिन अगर एज इट इज पढ़ा जाए तो इसका मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट से लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, विच मींस इसका फायदा मिल जाएगा। तो एक एक वर्ड शायद इंपॉर्टेंट है। फिलहाल क्या लिखा हुआ, एक्सपेक्टेड है कि प्रॉफिट्स हो जाएंगे और ये लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, विच मीन टैक्स सेविंग हो जाएगी। आप डेफर्ड टैक्स एसेट बना लेंगे या नहीं बनाएंगे, और अगर नॉट लिखा होता तो फिर नहीं बनाएंगे। वाइंड अप करने से रेट 35% है। आइए बिस्मिल्लाह करवाएंगे तो बेस्ट है यार। बीच में दो चीजें ऐसी हैं जो मेरे लिए नहीं, मेरे लिए हैं शायद नहीं है इसलिए, वरना शायद बाकी चीजें रिपीट हो रही। और नहीं भी, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं है कुछ, कोशिश करके देखते हैं। बिजनेस नेम हो जाए, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर द ईयर एंडेड December 31 है 19। नोट ऑफ टैक्सेशन रिक्वायरमेंट ए, रुपीज इन मिलियंस, जी सर। करंट टैक्स वर्किंग वन, लेकिन उसी तरह से रिक्वायरमेंट है। कल जितनी स्पेस रखी थी सफिशिएंट थी, 1.5 पेज मैंने कहा था, पूरा हो गया था उसमें। यार ये तो बता दो यार, ये इसमें भी क्वेश्चन साइलेंट है मेरा। चलिए सर, पूरा क्वेश्चन आपने मेरे साथ इनिशियली करंट टैक्स के एंगल से फाइनल करना है। जी बिस्मिल्लाह, स्टार्टिंग पॉइंट पे लॉस बिफोर टैक्स, फिगर बताएं। 140 को ब्रैकेट क्यों लगा दी मैंने? लॉस है, नेगेटिव है, नथिंग एल्स। जी एक एक पॉइंट आप देखते जाएं, दोबारा सोचते जाएं और एक्सप्लेन करते जाएं। बैड डेट्स रिकवर्ड दोबारा पढ़ लें, तसल्ली से सोच लें, बता दें क्या करना। जी ऑल स्टूडेंट्स, फाइनल है सबका?
कुछ नहीं कर रहे, फाइनल है सबका। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं, डिविडेंड वाला। सोच के बताएं क्या करें। पता है बात पता है आपको, क्या करें, क्यों लेस कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान प्रॉफिट्स आ जाए। ये क्या बड़ा बोल दिया मैंने, पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है, पाकिस्तानी प्रॉफिट्स आ जाए। ऐड करो लेस करो, यार पहले भी ऊपर लेस हो रहा है, खुद ही सेम हो जाएगा, ये जो होना चाहिए वही हो जाएगा। इनकम निकालने से लॉस बढ़ जाएगा, तो कुछ नहीं सोचने की जरूरत, इनकम लेस करने से खुद ब खुद ही लॉस बढ़ जाएगा। जी आगे चलो, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। 16 मैंने क्यों लेस कर दिया है सबको पता है? जी आगे। इसमें अब जो तरतीब से आगे चीजें मेरा तरतीब से करना है। सबसे पहले इम्पेयरमेंट्स ऊपर, एडिशंस का मसला हल करें। हाँ जी, फॉरेक्स लॉस वाला मसला क्या करें ना करें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएं, हमने लेस किया हुआ है, वो तो कहते हैं अप्लाइज किया हुआ है, क्या हमने लेस किया होगा, लेकिन टैक्स वाला इसे कैपिटलाइज करना चाहते हैं, तो क्या मतलब वो इसका जो हमने किया हुआ है हमें वो रिवर्स करना पड़ेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस जो कैपिटलाइज किया हुआ टैक्स वालों ने, हमने एक्सपेंस आउट किया हुआ है। आप सही बता रहे थे, मैं वैसे ही चाह रहा था और सोच। तो 20 क्यों ऐड बैक करेंगे, फाइनल बोल दें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप फाइनल बता देंगे इस 20 का क्या करें, ऐड लेस पॉजिटिव नेगेटिव बता दें आप। एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइज्ड, नहीं ब्रैकेट लगाऊं या नहीं? जी एडलेस फाइनल है जी प्लीज 20। एनी कंफ्यूजन, जहां तक मेरी आवाज आ रही है एनी कंफ्यूजन? जी आगे चलो, अब तरतीब से देखते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसका टैक्स से ताल्लुक ही नहीं है। इम्पेयरमेंट लॉस का हमने क्या किया होगा, लेकिन टैक्स वाले इम्पेयरमेंट से कंसर्न कितनी पे करेंगे? 72 का क्या करूं, एड बैक। जी आगे बढ़ जाए, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करके टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करवा दें। अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन चाहिए 470 एंड 284, ठीक है सर। आगे डिस्पोजल सबसे चैलेंजिंग है, और डिस्पोजल करवाने ही, डिस्पोजल की वजह से शायद पहला मकसद डिस्पोजल है ये क्वेश्चन करवाने का। डिस्पोजल का क्या गिवन है, लेकिन कल इस तरह के काम हम ट्राइंगल में कर चुके हैं, तो कोई इशू नहीं है, रिलैक्स रहना है। ये डिस्पोजल्स की क्या दी हुई है, अगर हम इन कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस पे गौर करें तो अकाउंटिंग और टैक्स का गेन या लॉस सेम नहीं होगा। अब हमें नहीं पता गेन है या लॉस है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस है डिस्पोजल की, तो गेन और लॉस उसी तरह डिफरेंट होगा जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 दिन बनाए, हमारा लॉस आया था, उनका गेन आया था, डिफरेंस था। अब क्या करें, ढूंढने सेल प्रोसीड्स के हैं, है तो 144 सेल प्रोसीड तो है, 144 क्या है 92 क्या है?
ये कैरिंग अमाउंट है और टैक्स बेस है, डिस्पोजल की है। अब हमें चाहिए यहाँ सेल प्रोसीड्स, ताकि फैसला हो सके कि गेन है या लॉस है, ताकि अकाउंटिंग के गेन लॉसेस को एडजस्ट करके टैक्स के गेन लॉसेस को कंसिडर किया जा सके। प्रॉब्लम बता दें क्या है, हमें नहीं पता सेल प्रोसीड्स क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि WDVs क्या है। तो सेल प्रोसीड्स जो भी हो, हिम्मत फुल हिम्मत, हमें नहीं पता, जो भी हो वो डेफिनेटली दोनों में सेम है। वो जो भी हो, हमें ये पता है कि उसके अंदर से लेस क्या होना, नहीं हमें पता है उसके अंदर लेस क्या होना, मतलब उसमें से लेस क्या होना। उसमें से अकाउंटिंग में 144 लेस होना और टैक्स में 92 लेस होना। फुल कंसंट्रेट करेंगे तो बात समझ आ जाएगी। ऊपर क्या खाली है, सेल प्रोसीड्स खाली है, उसके नीचे क्या क्या लिखा हुआ है, 144 एंड 92। अकाउंटिंग में ज्यादा लेस होना है सर जी, और टैक्स में कम लेस होना। तो देयरफॉर अकाउंटिंग में अगर गेन है तो कम होगा, और अगर लॉस है तो चले लॉस तो रहने, पहले गेन सोच लें। अगर आपकी WDV ज्यादा है 144 192 144 92, ऊपर जो भी फिगर है, अगर सेल प्रोसीड ज्यादा है, सेल प्रोसीड्स WDV से ज्यादा है, तो अकाउंटिंग और सेल प्रोसीड्स का जो डिफरेंस होगा वो कम आएगा। ज्यादा है तभी है गेन आना कब है ये पता, जब लेट्स अज्यूम सेल प्रोसीड 200 है, तो अकाउंटिंग में 56 का गेन है और टैक्स में 108 का गेन। अब 200 देन से निकाल रहा है, जो भी है अगर गेन है तो सेल प्रोसीड ज्यादा होगी, किससे, WDV से। लेकिन कंपैरेटिवली स्पीकिंग 144 एंड 92 कहाँ गेन ज्यादा होगा, क्या जहां WDV कम है वहां गेन ज्यादा होगा या जहां WDV ज्यादा है, जहां WDV ज्यादा है वहां गेन कम होगा। मैंने उलट बोल दिया, मैंने पहले वाला वो बोल दिया, जहां WDV ज्यादा है वहां गेन कम क्यों होगा, WDV, अगर WDV ज्यादा है। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि WDV के बराबर ही सेल प्रोसीड हो, फॉर एग्जांपल अगर नहीं लेकिन दोनों में बराबर नहीं होगी। लेट्स अज्यूम 144 के बराबर हमारा गेन 0 होगा, टैक्स वालों का कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर अलाउड है, बैक में है 144 माइनस 92, एक्स में गेन 52 है। एक और चीज जरा फर्ज करें 200 है, पंगे पंगे मुसलसल पंगे, 200 फॉर एग्जांपल सेल प्रोसीड्स है, अकाउंटिंग गेन 56 हो जाएगा और टैक्स का इनका डिफरेंस है 56 और 108, डिफरेंस सेम रहना है, डिफरेंस सेम रहना है और गेन ज्यादा होगा, टैक्स वालों का गेन ज्यादा होगा और डिफरेंस सेम होगा। हम जो मर्जी सेल प्रोसीडर विन करना है, अगर गेन है तो टैक्स का ज्यादा होगा और डिफरेंस 52 होगा। कैसे, लिख के सोच लें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये जो बातें हो रही हैं इनको खुद से जहन में क्लिक होना चाहिए। जिससे कल क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की बात हुई आज ये हो गई है, और गेन इंशाल्लाह जैसे ही वापस आएंगे फिर वहां पहुंच जाएगी जहां पहुंचनी चाहिए। 144 92 इसके ऊपर लिखवा जी क्या है, ये क्या लिखा मैंने क्या, ये तो WDVs है, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस पर नहीं लिखी है। सेल प्रोसीड्स आप बताएं जी कोई क्या है, ये पहला सिनेरियो ये रखने के गेन आ जाए और फिर अगर लॉस आ जाएगा तो इंशाल्लाह नेट इफेक्ट सेम, तो उसकी परेशानी ना रखिए। 200 चले, मैंने बार बार बोला कुछ चेंज कर देते। 160 अकाउंटिंग गेन कितना हो गया 16, टैक्स गेन 68, डिफरेंस है 52। इस डिफरेंस पे आपने गौर रखना है, और ये डिफरेंस हमें WDVs के डिफरेंस से भी पता चल रहा है।
144 और 92 में डिफरेंस है 52 डिफरेंस है। और कहाँ गेन ज्यादा है? टैक्स में गेन ज्यादा है, टैक्स में गेन ज्यादा है और डिफरेंस 52 है। क्या करेंगे अगर नेट सोचे तो 52 ऐड हो जाएगा, लेस कुछ भी नहीं होगा अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं। और अगर अलग-अलग सोचे तो अकाउंटिंग गेन 16 लेस हो जाएगा और टैक्स गेन 68 ऐड हो जाएगा। लेकिन हम नहीं कह सकते 16 अकाउंटिंग में गेन है या नहीं, टैक्स में 68 है या नहीं। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि डिफरेंस 52 जो है ये टैक्स गेन ज्यादा होने की वजह से, तो 52 हम ऐड बैक करते हैं, ऐड कर देंगे, बैक तो नहीं करना चाहिए, ऐड करते हैं, नेट 52 ऐड हो जाएगा, फिगर बदले को नहीं। अभी गेन रखें, एक और कर लेना गेन 184 डिफरेंस 40 उधर ले 92 डिफरेंस में। अभी भी डिफरेंस पे गौर कीजिएगा और डिफरेंस भी इस एंगल से क्या ज्यादा है, कहाँ ज्यादा है? टैक्स में ज्यादा है, टैक्स गेन ज्यादा है और डिफरेंस 52। अब ये 52 ध्यान में रखना, ये क्या है फाइनल 52 का डिफरेंस करंट टैक्स की वर्किंग में ऐड होगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप ले रहे हैं यहाँ पे? अगर तो ये गेन है तो फिर ऐड होगा। अब आ जाए कि अगर लॉस है तो फिर क्या होगा? कोई हाँ जी सेल प्रोसीड्स, अच्छा एक सेकंड 120 रखे कोई नहीं, ताकि अकाउंटिंग में लॉस आ जाए टैक्स में गेन आ जाए। हिम्मत करनी भाईजान, हिम्मत हिम्मत जो है ना, हिम्मत। जी अकाउंटिंग 24 नेगेटिव, 28 पॉजिटिव, डिफरेंस बताएं 604, ये हुई ना बात, 4 का डिफरेंस आ गया, 4 है यार, 28 और 4 24, 4 डिफरेंस बताएं। ये गेन उस लॉस से कितना ज्यादा है? 4 से ज्यादा है। ये 28 का गेन उस 24 के लॉस से कितना ज्यादा है? 4 यार, 4 ज्यादा है, सीधी सी बात है। नहीं ट्राइंगल छोड़ो, ट्राइंगल की तो बहस ही खत्म हो गई है, ट्राइंगल से तो एंगल बन गए। 4 है, 4 का फर्क है, क्यों सभी? 24 के लॉस से 28 के गेन तक पहुंचे, कितने डिजिट रास्ते में आएंगे? पहले 24 से 0 पे आएगा, 24 पहले 0 में आएगा, फिर 0 से 28 होगा। वैसे भी कैलकुलेटर पे ले लेते डिफरेंस यार, माइनस माइनस इज इक्वल टू पावर, करें -28, सॉरी -24 -28 पॉजिटिव इज इक्वल टू 52 माइनस, प्लीज फाइनल आंसर बताएं। 52 पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? सही करके देख लो ना यार, 52 नेगेटिव आ रहा है, लेकिन किधर से किधर गए आप? 52 कंसिडरेट है क्या? 52 से गेन बढ़ा है और सर जी टैक्स में गेन क्या 52 ज्यादा कम है यार? सही था सोच रहे, व्हाट इज 24? लॉस है, लॉस है। व्हाट इज 28? गेन है। अब लॉस की जगह गेन हुआ है, तो गेन कितने से बड़ा है कि लॉस 24 की बजाय गेन 28 हो गया? ये ठीक है प्लीज, बड़ा है ये कम हुआ? तो 52 से कौन सा गेन बढ़ा? अच्छा इसकी बजाय अगर इसका सोच लें, आप जरा करंट टैक्स की वर्किंग टाइम बना दें,
अगर लेट्स अज्यूम यही फिगर्स है तो 24 का क्या करेंगे? 24 का क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और 28 का क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इन अदर वर्ड्स 52 प्लस करेंगे। 24 को ऐड करेंगे, लॉस ऐड बैक करेंगे, गेन प्लस करेंगे। इन अदर वर्ड्स 24 जमा 28 52 प्लस करेंगे। अब ठीक है, तो क्या अभी भी वही इफेक्ट है जो थोड़ी देर पहले आ रहा था? जी ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर? प्लीज क्लियर है सर? एक और ये फिगर चेंज कर, नहीं अब लॉस पे आ जाए। अब ये सिचुएशन वो थी जिसमें एक लॉस था एक गेन था, अब दोनों का लॉस करके देख लेते हैं। ऐसी हो ना, अभी तक मैंने क्या क्या सिचुएशन बना ली है, दोनों का गेन, एक का गेन एक का लॉस। अब मेरा ख्याल खत्म कर लेते हैं बात, दोनों का लॉस बना लें। दोनों का लॉस कैसे बन जाएगा? 80, चल आवाज आई, डिफरेंस ले, 64 नेगेटिव 80 12 क्या नेगेटिव, डिफरेंस बताया। इसको ऐसे सोचने की बजाय वैसे सोच लेते हैं। 64 का क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 12 का क्या करेंगे? माइनस करेंगे। नेट इफेक्ट क्या होगा? 52 ऐड होगा। चलो पॉजिटिव नेगेटिव ऐड लेस करके देख लेते हैं। 64 का क्या होगा? क्यों ऐड होगा? हमने पहले माइनस किया होगा काउंटिंग लॉस, तो वो तो हो गया ऐड। 64 ऐड पॉजिटिव आएगा, और 12 जो टैक्स का लॉस है ये माइनस होगा। तो इन अदर वर्ड्स हम नेट करके 52 ही ऐड बैक कर रहे हो। और ये जो 52 है ये डिफरेंस बिटवीन दिस कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल हो गए। 3 सिनेरियोज अब बनाए हमने, मेरे ख्याल है तीनों अब आप अपने पास नोट कर लें, साफ सुथरा चाहे कर लें, लेकिन तीनों जरा दोबारा बना लेंगे। पहला क्या था सिनेरियो, किस फिगर की बेस पे था? नहीं 160 मैंने रखा था, कहीं नहीं चला, चेंज कर देते हैं 160 160 है। नहीं कर तीनों लिखवा दें दोबारा में, एक सेकंड दोबारा सोच के लिखवा दें। डिफरेंस कितना आ रहा है जी? 16 एंड 68। 16 का क्या करेंगे, 28 का क्या करेंगे? 16 लेस करेंगे, 68 ऐड करेंगे, इन अदर वर्ड्स 52 ऐड करेंगे। ठीक है, दूसरा सिनेरियो 120 120 डब्ल्यू डीवीज 144 92 डिफरेंसेस लें 24 28 24 है कि नेगेटिव है। अच्छा 24 लॉस का क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 28 गेन इन अदर वर्ड्स 52 ऐड करेंगे। मतलब इस बात का क्या बन रहा है कि हम जो मर्जी सेल प्रोसीड अज्यूम करें, नेट इफेक्ट 52 80 था आखिरी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर हो गए फाइनली? एंड लेट्स फाइनली करके देख लें 64 जी। अब अगर कंफ्यूजन रहेगी तो प्लीज बता दीजिएगा। 3 सिनेरियोस जो मैंने डिस्कस किया था मैंने दोबारा बना दिया। इन आइदर ऑफ द केस 52 ही ऐड हो रहा होगा, सेल प्रोसीड जो भी है, चाहे गेन है चाहे लॉस है।
चलें कम से कम करंट टैक्स की वर्किंग में हाल कंप्लीट करना है, इससे ज्यादा तंग करना आजकल आपको वैसे भी मुनासिब नहीं लग रहा। नहीं कहाँ पे, नहीं वही एक सेकेंड, मेरा ख्याल है टैक्स गेन स्लैश अकाउंटिंग लॉस नेट करके, लेकिन नरेशन कुछ भी हो सकती है, डिस्पोजल लिख दें बस, आगे जो फिगर है वो सही होनी चाहिए। ये नोट करनी वर्किंग नोट होगी, एनीबॉडी राइटिंग? चलिए आप करंट टैक्स की वर्किंग में लिखें सर, अब डेफिनेटली रेफरेंस वर्ड्स में मेरा ख्याल कोई इशू नहीं। डिस्पोजल गेन स्लैश लॉस, डिस्पोजल मेन काम ये है कि जो फिगर लिखेंगे वो सही लिखें। लॉस ऑन डिस्पोजल, बल्कि लॉस तो नहीं शायद, डिस्पोजल ठीक है, बस डिस्पोजल से गुजारा। नोट कर लिए जी समी? जी सर, डिस्पोजल का अल्टीमेटली नेट इफेक्ट क्या हुआ है? 52 ऐड। अच्छा ये बताइए 52 तक पहुंचे हम कैसे? मेरा ख्याल है WDVs के डिफरेंस की बेस पे पहुंचे, लेकिन ऐड तक कैसे पहुंचे वो तो हम सोच के पहुंचे, ऐड तक हम वैसे भी पहुंच गए क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है। अब जरा कंक्लूड कर लें एक सेंटेंस जरा बोल के, इसलिए अकाउंटिंग का गेन कम होगा, हाँ, और टैक्स का गेन ज्यादा होगा। एक तो सेंटेंस ये पूरा करना, और अगर लॉस है तो सोच के दो, तो अकाउंटिंग का लॉस ज्यादा होगा और टैक्स का लॉस कम क्यों होगा? WDV अगर ज्यादा है, WDV ज्यादा है, हमारा एसेट ज्यादा वैल्यू का है, तो लॉस हो रहा होगा तो अकाउंटिंग में लॉस ज्यादा होगा और टैक्स में लॉस कम होगा। सोच लें, दो सेंटेंसेस फाइनल कर लें। WDV ज्यादा होने से, अकाउंटिंग की WDV ज्यादा होने से अगर गेन है तो अकाउंटिंग में कम होगा, टैक्स में ज्यादा होगा, और अगर लॉस है तो अकाउंटिंग लॉस ज्यादा होगा, टैक्स लॉस कम होगा। जब कभी पेपर का रिजल्ट कल याद आए तो एक दफा ये दोबारा सोच लो, इंशाल्लाह फिर रिजल्ट के बाद दोबारा बात करें। कौन से दो सेंटेंस दोबारा बोले? अकाउंटिंग गेन टैक्स के गेन से कम होगा, हाँ ठीक है, और अकाउंटिंग लॉस टैक्स के लॉस से ज्यादा क्यों होगा? दोबारा सोच के आना, इंशाल्लाह अच्छे वक्तों में मुलाकात करेंगे इस बात पर, अच्छे वक्तों में इस बात पर दोबारा बहस करेंगे। फिलहाल करंट टैक्स फाइनल करवा जी, कुछ रीजनेबली ऑनलाइन स्टूडेंट समझ गए सारे जी? हाँ जी ठीक है, आगे चलो। रिसर्च एक्सपेंस गलत ना करवाएं, पढ़ लें। रिसर्च एक्सपेंस कितना अलाउ नहीं होगा? 25 इस साल अलाउ नहीं होगा, एडबैक हो जाएगा, ऐसे ही रिसर्च एक्सपेंस डिसअलाउड कह लें, और इसकी जगह अलाउ कौन सा होगा? रिसर्च एक्सपेंस अलाउड, ऐसे ही होगा ना? कौन सा डिसअलाउ होगा, कौन सा अलाउ हो जाएगा? परमानेंट है वैसे ही, 25 इस साल का, वो फिर अगले साल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज, 25 ऐड होके 64 लेस हो रहा है, 25 ऐड होके 64 लेस हो रहा है। जी रेंट पेड फाइनल करवा दो जी, 5 लेस ठीक है। अच्छा एक सेकंड जरा ये लेजर जरा दोबारा सामने रखिएगा जो आपने बनाया प्रीपेड का। ये जरा दोबारा बनवाइएगा, कैसे बनाया? ड्रॉप डाउन क्या है 1, कैरी डाउन 6। कभी कभी ना ये इस तरह भी होता है, तो ऐसी कभी नजर पड़ जाए तो ऐसे परेशान ना होइएगा, नेट इफेक्ट उसका भी वही है।
असल में ये जो प्रीपेड है, प्रीपेड रेंट अगर है तो अपने जिन में जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया जरा। ये प्रीपेड रेंट कहाँ होगा, एसेट्स में कहाँ होगा? ये नॉर्मली करंट एसेट होता है। तो अगर करंट एसेट होता है तो जरा बोर्ड पे देखें, ये भी फिर अज्यूम किया जा सकता है कि 1 पहले एक्सपेंस बना है क्योंकि करंट एसेट होता है, अगले साल फायदा हो जाएगा, और 6 और पे किए। कंपल्सरी नहीं है, बताएं मैंने क्या अज्यूम किया? पुराना एक्सपेंस बन गया है और अगला 6 फिर एडवांस में दे दिया। लेजर बैलेंस है मेरा, कैसे? 7 अब क्या करूंगा मैं? 1 ऐड करूंगा, 6 लेस करूंगा, और इन अदर वर्ड्स 5 ही लेस करूंगा। तो अगर कभी ऐसे देखें तो ये भी हो सकता है बिकॉज इट इज करंट एसेट। ये भी कहीं जहां लेजर आपने बनाया, अगर इफ इट इज अज्यूम, अगर लिख नजर चीजें बनाया था लेजर, ये 5 वाला जो लेजर बना लें। नहीं, ये चीजें जरा अभी फाइनल कर लें बस में। इफ इट इज assumed that prepaid rent is current asset, then कंपल्सरी नहीं है जो मैंने कहा है, लेकिन क्या ऐसे भी सोचा जा सकता है कि पुराना पिछले साल की पेमेंट पहले एक्सपेंस बनी और इस साल फिर नई पेमेंट दोबारा प्री पेड हो गई, तो अभी भी नेट इफेक्ट वही है, विच मीन्स आपके क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं इसका। लेकिन अगर कभी इस तरह से देखें कि 1 ऐड हुआ है, 6 लेस हुआ हुआ है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। एनी कंफ्यूजन? चलिए वाइंड अप करेंगे। आ जाए, क्या कर रहे थे? करंट टैक्स में कुछ रह तो नहीं गया? रह गया, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं। यहाँ तक टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकालना है। टैक्सेबल प्रॉफिट है या टैक्स लॉस है? हमें कैसे पता चला? हमें कैसे पता चला? पता चल गया है कैसे? पॉजिटिव फिगर आई है, ये कैसे पता चलेगा कि टैक्स लॉस है या टैक्स प्रॉफिट है? पॉजिटिव नेगेटिव की गेम है, लेकिन ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट 140 नेगेटिव लेके चलना है। अब आपने 140 नेगेटिव से प्लस माइनस करें तो फाइनली क्या आंसर आता है? 130 आ रहा है, 130 पॉजिटिव। लेकिन जज्बातियत खत्म करनी है जरा, लास्ट टाइम में जाएं। कोई लॉस है? एडजस्टमेंट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस, डेफिनेटली वर्ड्स में भी डिफरेंट। कितना जी? 90। क्या सारा लॉस सेटअप हो गया और सेटअप होने के बाद फिर बच गया है, तो नेट टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ गए 40। नेट टैक्सेबल प्रॉफिट्स 40 डन है सर, मल्टीप्लाइड बाय 35% इज इक्वल टू 14। व्हाट इज 14? करंट टैक्स। लेकिन रुक जाएं, एक आखिरी चीज गौर से सुने, ऊपर चले जाए जहां डिविडेंड था। क्या डिविडेंड एग्जम्प्ट है? क्या डिविडेंड एग्जम्प्ट है? पाकिस्तान में तो एग्जम्प्ट है और पाकिस्तान का टैक्स 14 आ गया, लेकिन क्या उस पर टैक्स दिया नहीं है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ध्यान में लाएं, क्या वो टैक्स जो आपने उस डिविडेंड पे दिया वो आपके एक्सपेंसेस में नहीं आना चाहिए? क्या वो टैक्स जो आपने उस पे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आना चाहिए? क्या फॉरेन ट्रांजैक्शंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस में सब कुछ आएगा। ये बिल्कुल उसी तरह ही हो गया है जिस तरह डिविडेंड सेपरेट ब्लॉक था, जिस तरह डिविडेंड सेपरेट ब्लॉक है बिल्कुल उसी तरह है। ये पाकिस्तान में एग्जाम्प्ट है, लेकिन अदरवाइज ये 100% एग्जाम्प्ट नहीं है। इसको पहले हमने ऊपर माइनस क्यों किए? ताकि पाकिस्तानी टैक्स आ जाए। अब मैं प्लस क्यों करने लगा? ताकि टोटल टैक्स आ जाए, चाहे पाकिस्तान से रिलेटेड हो या पाकिस्तान से बाहर हो। तो ये एग्जाम्प्ट कहाँ है? पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में एग्जाम्प्ट नहीं है। या इस तरह सोचा जरा, कैलकुलेटर पकड़े,
16 डिविडेंड है इंटू 20%। क्या ये 3.2 आपका एक्सपेंस है? और जाने दे कहाँ है, नहीं वो तो बाहर है, बाहर हो या इधर हो, तो माइनस फिर क्यों किए? पाकिस्तानी प्रॉफिट्स आ जाएं, उस पर टैक्स आ जाए। और अब प्लस क्यों करने लगा हूं? ताकि टोटल करंट टैक्स आ जाए। तो शायद इट इज सिमिलर इन नेचर टू द सेपरेट ब्लॉक, तकरीबन सेपरेट ब्लॉक जैसी सिचुएशन बन गई। प्लस टैक्स ऑन डिविडेंड कैसे? 16 इंटू, स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर हुए? 16 इंटू 20 which means 3.2 टोटल टैक्स बन गया, टोटल करंट टैक्स 17। देख लें, तसल्ली से देख लें, कोई कंफ्यूजन कर यार, ये तो दे दिया टैक्स, तो इसलिए तो एक्सपेंस है। क्या पेमेंट कर देने से एक्सपेंस खत्म तो नहीं हो जाते? ये भी सोच रहे, कभी कभी ज़हन में आता है, पेमेंट कर देने से लायबिलिटीज खत्म होती है। अगर पेमेंट करने से एक्सपेंस खत्म हो जाए तो फिर बताएं और क्या चाहिए? एक्सपेंस अपनी जगह रहता है, हाँ अगर पैसे ना दिए हों तो लायबिलिटी बन जाती है। तो क्या ये टैक्स हमारा एक्सपेंस है? हाँ, लेकिन यकीनन पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन ग्लोबली यूके में था। तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करंट टैक्स कितना आ जाएगा? अब क्लियर हो गया ना प्लीज? लेकिन ये पहली फिगर तो आएगी 17 बोले जी। करंट टैक्स डेबिट पेबल, और मेरा ख्याल है कि बीच में 3.2 है, इसके अगेंस्ट कैश क्रेडिट होना चाहिए। ये पेड है, वैसे ढूंढिएगा जरा, दे दिया है, देना है 20% दे दिया है शायद। तो कंपाउंड एंट्री के सोचें तो करंट टैक्स डेबिट 17.2, पेबल क्रेडिट 14 एंड कैश क्रेडिट बाय 3.2। लिख लें जरा एंट्री मेरी वर्किंग में लिख लें। जी, यूके में रेट ही 20% है, तो अकॉर्डिंगली यूके के रेट की बेस पे टैक्स दिया आपने। ठीक है विकास साहब, यूके का रेट ही 20% है। तो करंट टैक्स डेबिट, करंट टैक्स डेबिट। जी विकास साहब क्लियर हो गई या क्वेश्चन आपका कुछ और है? कैश क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट। जी विकास साहब ओके। चलिए सर, इसके बाद अभी डेफिट टैक्स रहता है, एक नजर रिवाइज करना सर, करंट टैक्स की वर्किंग भी थी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 1.7 पे क्वेश्चन हो रहा था। इतना रिवाइज कर पेज 117 करंट टैक्सेस का हुआ था, डेफिट टैक्स की भी वर्किंग करवाइए। आ जाए सर जी, आ जाए, गिर जाएंगे रास्ते में, मोबाइल ऑफ कर दें चलते हुए। तो बेटा अगर आपकी क्लास, अगर कोई सब्जेक्ट रह गया तो उसकी क्लासेस या लेनी है या रिवीजन करनी है, ये तो डेफिनेटली आपका अपना डिसीजन है। अगर सिलेबस कवर्ड है सही तरह तो वो खास चेंज नहीं है मेरा ख्याल है।
लेकिन वैसे नई बुक के साथ अगर कंपैरिजन कर लिया जाए तो जरा बेहतर है। क्लासेस लेना बड़ा कंपल्सरी नहीं है, सिलेबस में कोई नया टॉपिक नहीं है, तकरीबन सिलेबस वही है। तो अगर साथ साथ पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर है कि जिन टॉपिक्स की प्रैक्टिस या रिवीजन की जरूरत है बस उन्हीं पे फोकस किया जाए। अपने ग्रुप में जरा टीएस के साथ मैसेज करके देख लीजिएगा, उनको उनको कहिएगा आपको जरा नई अगर पीडीएफ बुक्स की शेयर हो जाए तो कर देंगे, तो उसके साथ बस आप कंपेयर कर लीजिएगा जहाँ जहाँ चेंजेस है, तो खास चेंज नहीं है बस। मेरी तो सजेशन ये है कि 3 से ज़्यादा पेपर्स ना दें, और अगर कोई पिछला रह गया तो पहले डेफिनेटली उसी को इम्पोर्टेंस दें, जो पहले हो गया हुआ है और जो पढ़ा हुआ है उसी को पहले अगले सब्जेक्ट्स के साथ शुरू करना। अगले सब्जेक्ट्स में से देख लें जो सही नहीं जा रहा, जिसकी क्लासेस ज़रा ज़्यादा पेंडिंग है, उसको रहने दें। पिछला अगर सही तरह पढ़ा हुआ है तो पहले उसी को रिवाइज करके मेरा ख्याल है दोबारा अटेम्प्ट कर लें। ठीक है प्रकाश सर, वो देख लो जो आपका सब्जेक्ट सही नहीं जा रहा, जो वीक है, उसका डिसीजन लेना। बस आप खुद से इंडिविजुअली डिसाइड कर लें कौन से सब्जेक्ट ऐसा जो साथ साथ आपने नहीं पढ़ा या जिस जो सही नहीं चल रहा। बाकी अगर मेरे ख्याल मेरे से कोई अगर इसको उनको नंबर शेयर करता, क्लास नंबर जिस नंबर पे कॉल वगैरह करना, तो मेरे से अगर अदरवाइज अपने सब्जेक्ट के हवाले से कोई डिस्कस करना है तो वो नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्लास के बाद फिर कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, उस पर बात कर लेंगे। हाँ जी ठीक है, मेरा ख्याल R2 ऑडिट सी लॉ चलें, ठीक है। तो नंबर जरा शेयर कर दें, आप लोग जरा कहीं रिवाइज करना, कोई आपने भी अगर डिस्कस करना होगा मेरे क्लास के बाद मिल लीजिएगा, अल्लाह करे कुछ डिस्कस करने वाला ना ही है। पेज नंबर 117 पे जरा 5-7 मिनट जरा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मैं जरा देख लूँ। आप लोग एक करंट टैक्स की वर्किंग हुई थी वो जरा देख लें। चलो बेटा, जो पास हो गया बस वो ठीक है, अब आगे चले। पास हो के तो रिलैक्स बिल्कुल ही नहीं करना, बिस्मिल्लाह पढ़े। उनके सब्जेक्ट्स रह गए वो भी कोशिश करें कि बस एक आध दिन में फाइनल डिसीजन हो जाए कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा ड्रॉप करना, ताकि फिर जो सब पेपर्स देने उसी पे फोकस हो सके। जी बेटा, इसमें दुख तो डेफिनेटली होता ही है, चाहे ये 2 नंबर से रहे या 3 नंबर से, लेकिन यही जिंदगी, सीए के स्टूडेंट की यही जिंदगी। तो इसमें परेशानी एक हद से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ये क्लासेस लेने का मैंने अभी आपको बताया, क्लासेस कोई लेनी है अगर कोई पिछले सब्जेक्ट की तो वो उसी वक्त लें। अगर आपकी सही तैयारी नहीं है, आपने पहले साथ साथ लेक्चर्स नहीं लिए या आपकी तैयारी नहीं हो सकी, तभी क्लासेस लें। अगर तैयारी हो गई थी, लेक्चर्स पूरे कवर्ड है, तो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर ये है कि दोबारा प्रैक्टिस कर ली जाए जहाँ वीकनेस है। आप क्या घूर रहे हैं सर, मतलब मैं इनसे बातें कर रहा हूँ आपसे तो कर ही सकता हूँ यार। ये सारी करंट टैक्स की वर्किंग हो रही थी, इसमें काफी कुछ हुआ था, प्लीज आप लोग एक नजर रिवाइज कर लें। अभी उस पर डेफर टैक्स की वर्किंग होनी है, कोई नहीं, जो होना था बस हो गया, अब आगे चलते हैं जिंदगी में।
जी ठीक है जी, हरी साहब मुबारक हो आपको। कोई सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट एक आता होता है परसेंटेज के साथ आगे, कोई है किसी को परसेंटेज? नहीं सब्जेक्ट वाइज नहीं होता कि इसमें इतने परसेंट पास होना है, आगे दिखाइएगा क्या रहता है? हाँ जी, मोबाइल पे ऐसी चीजें नहीं आती। नहीं नजर से गुजरा किसी को? नहीं आई कैप की साइड पे नहीं होता वो, वैसे मेरा ख्याल है अदरवाइज कंपाइल किया होता है। हाँ वो जो आ जाए सर, ये आ जाए अलग आ जाए सर, आगे आ जाए। आज तो जो लेट है वो किसी भी वजह से अगर लेट हो जाती है, अगर खुशी के मारे लेट है तब भी गलत है, और अगर अदरवाइज लेट है फिर तो जुल्म है। कम से कम एक दिन तो वैसा रहना चाहिए। नहीं है, चले ठीक है फिर आगे चलते हैं। फिर ये बताएं पढ़ के क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था, क्या करना था। कर ले सर, हम बोलने का यही तरीका है। चलो ये सब बाद में देखेंगे। नहीं समटाइम्स आप लोग ही बता रहे होते हैं, मैं तो इसलिए आपसे पूछा। आता तो है वैसे, परसेंटेज होती है पेज। चलो मैं पता करता हूँ वैसे। ये सारी करंट टैक्स की वर्किंग बार बार कह रहा हूँ, एक नजर रिवाइज कर लें। कोई इसमें मसला तो नहीं, कोई याद आ जाती चीजें, सब कुछ देख लें फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। ध्यान स्टूडेंट्स आपका कोई क्वेश्चन, पेज नंबर 117। चलिए सर नेक्स्ट हेडिंग देखें। कहाँ तक हो गया तो बता दो। अब डेफर टैक्स की फिगर चाहिए और वो बी रिक्वायरमेंट भी है जी। हाँ जी, बी रिक्वायरमेंट में आपको डेफर टैक्स एक्सपेंस चाहिए, और बी रिक्वायरमेंट पढ़े एक्सपेंस तभी आएगा अगर 18 और 19 के आप क्लोजिंग निकालेंगे। क्या ख्याल है फॉर द ईयर तक कैसे पहुंचेंगे, किस किस साल के क्लोजिंग निकालेंगे? 18 और 19 और दोनों को उसने बी रिक्वायरमेंट मांगे हो। शुरू करें बी रिक्वायरमेंट। वो क्वेश्चन नंबर 8 में एक मैंने एक्स्ट्रा काम दिया था, किसी को याद रहा? जिनको याद नहीं रहा वो कर लीजिएगा यार। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की कैलकुलेशन कहा था हमें, तो जरा आज दिन में रख लें, कल तक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर बताइएगा। पेज नंबर 82 पे क्वेश्चन नंबर 8 था, वो वैसे तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर अगर निकालना हो उसके लिए आपको एक ओपनिंग की वर्किंग करनी थी, तो उसका मैंने पेज नंबर भी बताया था, एक आंसर का पेज नंबर भी बताया था, देख लीजिएगा देख लीजिएगा। जी सर, ये फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, हेडिंग लिखवाइए क्या करें। डेफर्ड टैक्स रिक्वायरमेंट बी, लायबिलिटी या एसेट एज ऑन बता दें।
पहले वर्किंग किस दिन करूं? स्पीड अप हो जाए, स्पीड अप हो जाए। नहीं, पहले 18 ही करें ताकि ओपनिंग आए तो फिर क्लोजिंग आए। वैसे मेरा 18 19 मांगा। करवाइएगा प्लीज सारा। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डेफर्ड टैक्स किन दो चीजों पे है? हाँ जी, टेम्परेरी डिफरेंसेस और अनयूज्ड टैक्स लॉसेस पर। टेम्परेरी डिफरेंसेस निकालने का तरीका क्या है जी? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस ढूंढने शुरू करें जी। 31 नंबर 18 पूरा सवाल पढ़ें, आपने सजेस्ट करना है, फिगर्स आपने बतानी है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी काइंडली सजेस्ट करें। जी सबसे पहले कोई डिफरेंस क्या ख्याल है? पॉइंट 1 में तो नहीं कोई? वो तो पिछले सालों की बातें हो रही हैं और डिविडेंड वैसे ही रिसीव हो गया। जी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट बताएं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी हम पिछले साल के एंड पे वर्किंग कर रहे हैं, सही फिगर बोलिएगा। 1700, 1116 ओपनिंग उठा दी है, पिछले साल का क्लोजिंग वर्किंग हो रही है। डिफरेंस बताएं। स्पीडअप हो जाए, स्पीडअप हो जाए। टैक्सेबल डिडक्टेबल, टैक्सेबल डिडक्टेबल, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बाद कंसंट्रेशन से पढ़े। जर्नलिस्ट आपकी तरफ से भी सजेशन आनी चाहिए। नहीं डिविडेंड, डिविडेंड पे कह रहे हैं जी भाई मेरे। डिविडेंड कौन सा? डिविडेंड बड़ा इस साल की वर्किंग है, पिछले साल के एंड पे भी तो बात हो रही है और वो तो वैसे भी अब टैक्सेबल हो गया हुआ है जी। पॉइंट नंबर 3 पढ़े जी। पॉइंट नंबर 3 में क्या है? हाँ जी पॉइंट नंबर 3 कंसंट्रेशन से पढ़े। कंसंट्रेट करें, फुल कंसंट्रेट करें। इसका क्या किया था करंट टैक्स में? उन्होंने इसे अगले साल एक्सपेंस बनाना है। ये तकरीबन उसी से रिलेटेड पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 8 ढूंढे, एडवर्टाइजमेंट टाइप पॉइंट मिलता जुलता ही है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर पेज नंबर बताएं। 82, 82 में पॉइंट नंबर बताएं क्वेश्चन नंबर 8 में। 3 कंसंट्रेशन से पढ़ें उसमें, और इधर आके बाद में बताइएगा मुझे डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है। सिमिलैरिटी ये है कि हमने एक्सपेंस जिस साल का है उसी साल बनाया है। सिमिलैरिटी है दोनों में, और दोनों में टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। उन्होंने एक्सपेंस बनाना है, क्वेश्चन पेज नंबर 117 पे अगले साल बना लेना है और वहां 3 सालों में बना लेना, ऐसे ही है। तो अब दोबारा पढ़े आके पॉइंट नंबर 3। 2018 का खर्चा बताएं। 64, हमने 64 का क्या किया है? कैरिंग अमाउंट बताएं। रिसर्च एक्सपेंसेस की कैरिंग अमाउंट बनाएं 0, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें ये क्या है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, किस साल का खर्चा है उनके मुताबिक। तो 18 में ये क्या कहलाएगा? पेबल नहीं यार, पेबल नहीं, एक्सपेंस हो गया है लेकिन अगले साल रिकॉर्ड करना है। प्रीपेड कहलाएगा या पेबल कहलाएगा? दोबारा देखें, 18 का खर्चा 19 में एक्सपेंस बनाना है, सॉर्ट ऑफ एसेट है, तो रिसर्च एसेट कर, रिसर्च एक्सपेंसेस एज एन एसेट। जी वो भी ठीक है, लेकिन पहले ये फाइनल कर लेना कि इसके कोई कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस है भी या नहीं। रिसर्च एक्सपेंस को उन्होंने एसेट बना रहे हैं, रिसर्च एक्सपेंस एसेट क्या वर्ड चाहिए? रिसर्च एक्सपेंस एसेट, प्रीपेड वैसे अच्छा है मेरा ख्याल में।
प्रीपेड रिसर्च एक्सपेंस। क्या हमने भी प्रीपेड बनाया? हमने क्या बनाया? तो कैरिंग अमाउंट बताएं। 0। उन्होंने क्या बनाया? एसेट। उनका कितना एसेट? 64। डन है। परमानेंट डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस 64 आ गया। परमानेंट डिफरेंस है टेम्परेरी। कैसे? हमने एक्सपेंस बना लिया है, वो बना लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। बना लेंगे। टैक्सेबल डिडक्टेबल, रट्टे की बजाय ज्यादा बेहतर है दूसरा तरीका। फ्यूचर में एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। रट्टे में कौन सा पॉइंट है वैसे? एसेट की कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस से, सेकंड पॉइंट। आगे चलें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर? पार्टिसिपेशन रखा करें। प्रीपेड रेंट, ये भी ध्यान में रखिएगा, 18 की वर्किंग हो रही है और जस्ट फोकस ऑन 18 जी। कैरिंग अमाउंट 1 मिलियन। अब ये ऑपोजिट है शायद, ये हमारा एसेट है, उनका भी एसेट ही है। वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम पेमेंट बेसिस पे एसेट बना रहे हैं और वो पेमेंट बेसिस पे एक्सपेंस बना रहे हैं। वो क्या एंट्री कर रहे हैं? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कोई प्रीपेड नहीं। हम क्या एंट्री कर रहे हैं? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। तो हमारा एसेट है, उनका नहीं है। डिफरेंस टेम्परेरी है। कैसे? ना ना ना, अलाउ हो गया है, उलट है। अलाउ हो गया है, हम एक्सपेंस बना लेंगे, ये उलट हुआ बस। रिसर्च में और इसमें क्या डिफरेंस है? रिसर्च में हमने पहले एक्सपेंस बनाया, वो बाद में बनाएंगे। यहाँ हमने बाद में एक्सपेंस बनाना है, टैक्स वालों ने पहले बना लिया। डिडक्टेबल है, टैक्सेबल है? टैक्सेबल है, डिडक्टेबल है? टैक्सेबल क्यों है? ठीक है ठीक है, किसी ना किसी वाले से फाइनल कर, वो भी है, वो भी है, चले वो तो है। और कोई डिफरेंस बताए? हाँ डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ रही कैमरा। 18 के एंड पे खड़े हम, जरा यहाँ तक नेट ऑफ करें। फाइव 21 520 521। चलो ठीक है। टैक्सेबल है, डिडक्टेबल है? मल्टीप्लाइड बाय 35% रेट करना, 182.35 क्या है ये? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आई है ऑन टेम्परेरी डिफरेंसेस। एनी कंफ्यूजन? अगला सेंटेंस सुनने जी गौर से, लास्ट पॉइंट पढ़े, सेकंड लास्ट, रेट्स ऊपर, और मेरे वर्ड सुने। कोई अनयूज्ड टैक्स लॉस है, किस डेट की बात हो रही है? ये अगर आप सही सेंटेंस लिखेंगे ना तो ये मसला हल हो जाएगा, वरना ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी। अनयूज्ड टैक्स लॉस एज ऑन 31 दिसंबर 2018 है इसमें कोई? कितना है अनयूज्ड टैक्स लॉस? 90, इस पे क्या बनना होता है? कैसे? रेट मल्टीप्लाई करके? नहीं, रेट मल्टीप्लाई करके कैसे? हमेशा ऐसे क्यों बनना है? क्योंकि इससे टैक्स सेव करना है, इससे टैक्सेबल प्रॉफिट्स को कम करना है, और रेट मल्टीप्लाई करके कितनी टैक्स सेविंग हो जाएगी? 31.5। डेफर्ड टैक्स एसेट आई। अब फाइनली एक नेट ऑफ करना, 150.85 फाइनली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। किस दिन के एंगल से क्लोजिंग बैलेंस?
जी टैक्स रेट बेटा पहले उसी वही लगेगा जो उस वक्त एप्लीकेबल है, अनलेस हमें शुरू में कुछ पता हो, वो भी ये बात आएगी। तो रेट तो इस वक्त सेम ही है। लास्ट ईयर का टैक्स रेट बताएं हमें, लास्ट ईयर का टैक्स रेट बताएं। सिर्फ लॉसेस पे नहीं, डिफरेंसेस पे भी लास्ट ईयर का रेट लगना चाहिए, और लास्ट ईयर के रेट ही मैंने लगाए हैं। सपोज 30%, वाई नॉट सपोज 40%? अगर सपोज ही करना, क्या पहले किसी सवाल में पिछले साल का रेट सपोज किया हमने? अगर रेट ना दिए हो तो हर साल कौन सा रेट होगा जो गिवन है? डिफरेंट रेट कब होंगे? जब सवाल में बताया होगा। ये अज्यूम कब किया हमने? लास्ट ईयर 17। उसामा को खुदा का नाम दे ले यार, लास्ट ईयर 17 की बात हो रही है, 17 की बात हो रही है, 18 की? और सर जी 18 के एंड पे लॉसेस हैं। जी सर कौन सा साल की वर्किंग शुरू होगी? हम बस करिए, ठीक है, मजाक करिए जा रहा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट एज ऑन, लायबिलिटी और एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। अब ये जरा इंडिविजुअली करेंगे, जरा प्लीज इंडिविजुअली करेंगे यार, कंप्लीट करेंगे। आपके पास 2 मिनट है, हो जाना इसने, और बड़े आराम से 2 मिनट में होना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग आ गए यहाँ तक? लेक्चर स्पेंडिंग इज नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ये वीक ब्लेसिंग समझिएगा। अब जो भी डिसीजन लिया है, लेक्चर्स कंप्लीट करें इस वीकेंड तक, और पहले अभी IS12 भी फाइनल करें। अगर उससे भी पिछला रहता है वो अभी इस वक्त रहने दो, बाद में कीजिएगा, पहले IS12 फाइनल करें। हमारे सेशन का स्टार्ट ही बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है अक्सर, और फिर वो सारा सेशन कैचअप ही होता रहता है, वो रह गया चलो वो रहने देता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो हो जाएगा, उसी चक्कर में पेपर आ जाता है। होना चाहिए सर। अगर किसी ने कर लिया बताएं क्लोजिंग आंसर। लॉसेस नहीं, करंट टैक्स की वर्किंग देखें, उसमें है लॉसेस। सेंटेंस पूरा बोल दें जो अभी लिखा था। 31 दिसंबर 2019 पे कोई अनयूज्ड है, वो यूज हो गए, पूरा एक सेंटेंस बोल के डैश लगा लें, लिख के इधर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1474, टैक्स बेस 1220, डिफरेंस 254, taxable temporary difference, pre-paid research, ये 25 ठीक है, ये 25 प्लस 64 नहीं होना? हाँ जी 64 का क्या होगा? 64 एक्सपेंस बन गया है,
अब 25 एसेट रह गया है। सिमिलरली प्रीपेड से हो गया है डैश टैक्सेबल। ये टैक्सेबल डिडक्टेबल वर्ड्स फाइनल है। टैक्सेबल का वर्ड लगता है अगर लाइबिलिटी बननी है टैक्सेबल, और अगर एसेट बनना है तो डिडक्टेबल। नेट ऑफ किया तो 235 आ रहा है शायद, टैक्सेबल इनटू 35%, 82.25 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेट टैक्स लाइबिलिटी अनयूज्ड लॉसेस। लाइन लिख के डैश लगाइएगा। किधर गए पैसे, किधर गए? हाँ जी, यूज हो गए सर, सेट ऑफ हो गया, यूज हो गए। अनयूज्ड टैक्स लॉसेस 31 दिसंबर। ये पैसे कैसे चला यूज हो गए, कहाँ से पता चला? हाँ जी, करंट टैक्स की वर्किंग से। एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालें। कंप्लीट करने क्वेश्चन बस। ब्रॉड डाउन कहाँ से आएगा? पिछले साल से 150.85। कैरी डाउन कितना है? 82.25। डिफरेंस कितना किधर है? 68.6 डेबिट साइड पे। डेफर्ड टैक्स एंट्री बता दें। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। पोस्टिंग करें, इसकी फिगर कहाँ जानी है? रिक्वायरमेंट ए में जानी है। कैसे जानी है, फाइनल करें डिसीजन। Any confusion in the figures? फिगर सबकी आ गई सर जी, बोला ना। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट है, एक्सपेंस क्रेडिट है। कैसे लिखूं इस फिगर को? 68.6 पॉजिटिव फिगर आएगी, और नेट करके भी पॉजिटिव आंसर आ रहा है 51.4। एनी कंफ्यूजन? रिक्वायरमेंट्स ढूंढे, खत्म, ये कुछ रह गया? रिकंसिलिएशन की हेडिंग बनाए। एनी कंफ्यूजन? 51.4 किस किस के दरमियान रिकंसिलिएशन हेडिंग में फाइनल करें? रिकंसिलिएशन बिटवीन टैक्स एक्सपेंस एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। चले ठीक है। ये खुद से जरा ट्राई करें, लेकिन ये करने से पहले जरा 1 सेकंड रिवाइज कर लें। ट्राइंगल वाली जो क्वेश्चन नंबर 10 किया था, क्वेश्चन नंबर 10 की रिकंसिलिएशन रिवाइज कर लें और जरा इंडिविजुअली बनाने की कोशिश करें। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 10? यार इधर ही तो था। क्वेश्चन नंबर 10 इतना पीछे कैसे चला गया? लगता है कल पढ़ते नहीं सारा दिन। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे ख्याल से पहले क्वेश्चन नंबर 10 ही किए। इससे पिछला सवाल है। उसकी रिकंसिलिएशन देखें और इस क्वेश्चन में आके बताइए रिकंसिलिएशन में दिखा क्यों रहा हूँ। पहले देखें, पहले देखें। इधर आके जरा बताए ना, इस क्वेश्चन में परमानेंट डिफरेंस कौन कौन सा? परमानेंट रिकंसिलिएशन में आना क्या क्या होता है? परमानेंट डिफरेंसेस और रेट चेंज। रेट चेंज तो है नहीं, परमानेंट डिफरेंस भी कोई नहीं, परमानेंट डिफरेंस भी कोई नहीं है, यह है पूरा कोई नहीं है। वही मसला है जो वहां डिविडेंड का है।
वहां डिविडेंड रिवाइज करें और यहाँ अप्लाई करें। वहां डिविडेंड का क्या किया था सोच के रिवाइज करके और यहाँ कंप्लीट करें। इंडिविजुअली कोशिश करेंगे। देख लिया, चले आए करते हैं मिलके। स्टार्टिंग पॉइंट बताएं। हाँ जी, प्रॉफिट की जगह लॉस बिफोर टैक्स है। फिगर बताएं 140। अच्छा सब कुछ सेम रखें, जरा बोर्ड पे देखें। अगर लॉस है तो ब्रैकेट लगा दो और एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। आगे क्या आना, रेट, टैक्स रेट क्या है, टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करें 35%। अब ये 49 लिखो या नेगेटिव लिखो? सही 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 सही। अब ये नेगेटिव क्यों हो जाएगा? प्रॉफिट की जगह लॉस है। इफेक्टिव टैक्स, सॉरी एक्सपेक्टेड टैक्स एक्सपेंस, एक्सपेक्टेड टैक्स एक्सपेंस 49। अब क्या करो? करें करें जो करना करें, कर ले पहले। क्या किया? 16 मल्टीप्लाइड बाय कौन सा 15? कैसे रिमेनिंग रहेगा 15? 35% एप्लीकेबल है और 20% मल्टीप्लाई होना चाहिए है। कितना ज्यादा लग गया है? 15% ज्यादा लग गया, उसका क्या करो? 2.4 ना पॉजिटिव नेगेटिव मत चेंज कीजिएगा, मत चेंज करें, वो खुद ब खुद होगा जो होना है। ब्रैकेट लगाओ या नहीं? इनकम है पहले ऐड हुई होगी, वो मत बदलिएगा, ऊपर खुद हो गया जो होना था। सॉल्व करें। 2.4 का मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई है? इनकम है, लेस करना है। आंसर बताएं। 51/4 पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है। ये है क्या? क्या ये मैच है? वो कहाँ मैच है? ऊपर ब्रैकेट नहीं है, नीचे ब्रैकेट है। वो प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से ब्रैकेट नहीं है। अब यहाँ क्योंकि हमने लॉस को ब्रैकेट लगा ली है तो अकॉर्डिंगली फिगर आ रही है।